तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अपने मेहनत को जारी रख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल बात, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके पास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को एक विशेष जानकारी मिलेगी जिसको आप सभी ने इससे पहले कहीं भी समग्र रूप से यानी पूरा विस्तार करके कहीं भी इन बातों को न तो सुना था, न ही जानने का प्रयास भी किया था। तो यदि आप करते हैं योग और रहना चाहते हैं निरोग, तो एक बात को अवश्य जान लीजिए कि योग करते समय किन किन बातों को आपको रखना होगा ध्यान, किन किन बातों पे आपको सावधानियां बरतनी होगी। इन सभी के विषय में आप हम दोनों मिलकर एक एक समस्याओं का करेंगे निदान। तो चलिए जुड़ जाइए आप हमारे साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं इस पुस्तक, जो कि संपूर्ण योग विद्या नाम है इस पुस्तक का। इस पुस्तक की मदद से आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम सभी को योग करते समय सावधानियों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर सावधानियां आप अपने जीवन में योग करते समय नहीं बरतेंगे तो लाभ के बजाय बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़, ये जो पुस्तक है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, मैं उनको सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने एक इतना समझिए तो अपने अथक प्रयास से गागर में सागर भरने वाली जो पुस्तक है वह हम सभी के सामने पेश कर दिए। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दिल आनंदित हो जाता है। हमारे गुरु जब हम उनसे योगा सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, योग का अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने इस पुस्तक को इतनी बार हमें रिकमेंड किया, इतनी बार वो बोले कि जाओ इस पुस्तक को खरीदो। अब तुम यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो योग के माध्यम से, तो आपको इस पुस्तक को खरीद कर इसके सही मतलब की जो है सो तरीके से इसका पालन करके, इसके नियम को फॉलो करके और आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। मैंने उनकी बात मानी और खरीदी। लेकिन आप सभी यदि इस पुस्तक को नहीं खरीद सकते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं इस पुस्तक का एक एक चैप्टर वाइज आपके सामने वीडियो के रूप में एक एक बात लाकर रख दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं बात, उस टॉपिक का नाम है, यदि आप हमारे वीडियो में एक एक बात को समझना चाहते हैं तो पीछे जितने तरह के अष्टांग योग में अंग बताए गए हैं, किसका क्या मतलब होता है, प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में जाइए, वीडियो में देखिए, कितने सारे वीडियो योग से संबंधित बन चुके हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं योग सावधानियां के बारे में या नियम के बारे में। यानी योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सभी को पूरा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम योग करें तो इन बातों को अपने ध्यान में मतलब लगाए रहें और फिर योग से नुकसान के बजाय हमेशा हमेशा फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने जो बात हमने बोला आप सभी के जानकारी के लिए ही बोला है। तो अब चलिए इस पुस्तक को शुरू करते हैं। ये पुस्तक का सहारा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी एज ही क्या हुई है जो तुम योग के शिक्षक बने फिरे चल रहे हो। तो भाई, इसीलिए मैंने इस पुस्तक का सहारा लिया है, ताकि आप ये बोल सको कि हाँ, तुम्हारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स है, जो तुम कह रहे हो वो 100% सत्य है। इसीलिए मैंने ऑथेंटिक सोर्स का यूज़ किया है। तो प्लीज़, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आप अपने फ्यूचर को कीजिए ब्राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तरह तरह की बातें योग से संबंधित बताऊंगा और आपके जीवन में जो भी कुछ कमियाँ योग से संबंधित लग रही होगी उसको मतलब कि पूरा करने का काम करूँगा, उसमें एक नया जीवन भरने का काम करूँगा। ये मैं विश्वास देता हूँ, वादा के साथ कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है योग में सावधानी बरतने की ज़रूरत, क्यों हम लोग मतलब कि योग के नियमों का पालन करेंगे, इसको शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है, योगाभ्यास शुरू करने से पहले साधकों को काफ़ी नियमों व सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः प्रत्येक साधक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए।
देखिए बोला जा रहा है कि योगाभ्यास शुरू करने से पहले मतलब जितने जो साधक है, जितने जो योगी हैं, जो योगाभ्यास करता है यानी योग करता है उसको साधक बोला जाता है, योगी बोला जाता है। तो उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी एक तरह से योगियों को, साधकों को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वो बातें कौन कौन से हैं जो मैं आपके सामने बतलाऊंगा अभी। पहले ये जो भी बातें हैं इसमें लिखा गया उसको समझते चाहिए। आगे देखिए लिखा गया, जैसे कि हम जब किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव पर विशेष ध्यान देकर उसको मजबूत बनाते हैं ताकि उस पर खड़ी होने वाली इमारत बहुत दिनों तक अस्थायी बनी रहे। वैसे ही यदि हम योग क्रिया से संबंधित नियम व सावधानियों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में होने वाली कई प्रकार की कठिनाइयों का हल अपने आप ही हो जाता है। आप समझिएगा कितना अच्छा बात है। बोला जा रहा है कि जिस तरह से घर को बनाते समय उसके सबसे ज़्यादा नींव यानी बेस, जड़ पे काम किया जाता है ताकि जड़ मजबूत होगा तो उसके ऊपर जितने जो मतलब महल तैयार होंगे, बिल्डिंग बनेंगे, वो सभी मजबूत होगा। उसका एक मतलब कि आप गारंटी दे सकते हो कि हाँ ये भी मजबूत है। क्यों? क्योंकि आपने जो बेस बनाया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया था। उसी तरह से क्योंकि अभी देखिएगा, अभी आज कल का न्यूज है, ये मथुरा वाले इलाका में जो है लगातार 8 घर गिर गए और मतलब कि बहुत लोग उसमें दब गए, कुछ घायल हो गए, कुछ की मौत हो गई। कल का न्यूज में बतला रहा हूँ। तो भाई जब बेस ही मतलब मजबूत नहीं होगा, घर का अच्छा नहीं होगा, तो फिर मतलब वो तो ढहेगा ही। तो उसी तरह से जब आप योग करें और आप योग में कुछ नियमों जो मतलब कि जो सावधानियां हैं उसको अगर जो ध्यान में ही न रखे, वो कि जड़ के रूप में है कि इन जड़ों पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आने वाला समय में आपको योग से लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन से बात है सब आगे हम बताते चलेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाइए। आगे देखिए, और आप अपने जीवन में जितने जो तरह के एक तरह से समस्याएं होंगी, यदि आप सही से योग करेंगे तो सभी समस्याओं का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आगे देखिए, अब अभ्यास क्रम, कैसे अभ्यास करना है इसके बारे में मैं आपके सामने बताता हूं जो बातें हैं। देखिए लिखा गया, किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही योगासन एवं योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। जो योग की क्रियाएं हैं, जो योग का अभ्यास है, वह मतलब कि एक तरह से योग्य शिक्षक जो है, जो प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर है, यानी ऐसा ट्रेनर होना चाहिए जो खुद प्रैक्टिस करता हो, खुद के पास मतलब कि नॉलेज रखता हो कि हाँ योग में कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, बरतने चाहिए ताकि योग से आपको नुकसान न पहुंचे। तो जो वेल ट्रेंड मतलब जो ट्रेनर हैं उनके मार्गदर्शक में, उनके निरीक्षण में ही हम सभी को योग का अभ्यास करना चाहिए। हमने अपने गुरु के निरीक्षण में योगाभ्यास शुरू किया और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन भर मतलब गुरु के ही संरक्षण में लगे रहें। मेरे भाई, आप भी तो जैसे जो हमारे गुरु थे वो भी तो किसी के संरक्षण में सीखे, किसी के मतलब मार्गदर्शन से उन्होंने मार्गदर्शन पाया और अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। तो यदि आप भी अभ्यास करते करते उसमें मतलब कि पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, अच्छाई प्राप्त कर लेते हैं, कुछ मतलब कि अच्छे बन जाते हैं, तो फिर आपको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद करने लगते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर आप ट्रेनर के मतलब कि जैसे साथ करते रहे और अपने जीवन को गंवा दे। भाई आप खुद सीख लिए तो आप और लोगों को बताइए, योग ऐसे ही तो फैलेगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो शुरू जब आप करें योग का अभ्यास तो आपको किसी योग्य जो ट्रेनर होता है, जो प्रशिक्षक होता है, उनकी देख रेख में करना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है कि कहाँ आपके बॉडी में कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, किस तरह का पोज आपको सही से बनाना चाहिए। इन सभी बातों को कौन बताएंगे? जो आपके ट्रेनर होंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे, सिखाएंगे, वो बताएंगे। आगे देखिए, किसी भी योगासन को करें परंतु मूल अवस्था में लौटते समय क्रिया का क्रम विपरीत ही होना चाहिए जैसा अंतिम अवस्था में पहुंचने के पहले था। बहुत सुंदर। देखिए बोला जा रहा है, इसको हम सिंपल शब्दों में समझा रहे, मतलब किसी भी योग का आप अभ्यास करें, जब योगासन करें तो देखिए जैसे शुरू में मान लीजिए कि कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा, जैसे हम करते हैं चक्रासन, तो चक्रासन में पीछे की ओर मुड़ कर करते हैं,
चक्र जब हम बताएंगे कि किस तरह के आसन को कैसे करें तो उस समय एक एक चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए। देखिए जब ये हाथ ऐसे है, ठीक, तो जब हम अपने बॉडी को ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए कि योग का विपरीत क्रिया भी करना, यानी ऐसे मोड़े ना बॉडी को, तो फिर यहाँ पे लाने के बाद आप मतलब कि ऐसे मोड़ने का क्रिया अवश्य करें। इससे आपके बॉडी को संतुलन मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये बातें बोल रहा है कि किसी भी योगासन को करें परंतु मूल अवस्था में लौटते समय क्रिया का विपरीत मतलब कि जो क्रम है वो अवश्य होना चाहिए, यानी विपरीत क्रिया भी करना चाहिए। यानी इस तरह मोड़े तो इस तरह भी मोड़ना आवश्यक होता है। ये बातें बोल रहे हैं, ये सावधानी के तौर पे विशेष रूप से आप ध्यान में अपने बनाए रखिएगा कि क्या है योग में सावधानी। आगे देखिए, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि यदि आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन जैसे अपने ऐसे मतलब कि ऐसे झुकाते हैं, पैर को इस तरह से करके ऐसे झुकाते हैं, यानी आगे फॉरवर्ड जो बेंडिंग होता है आगे की ओर झुक कर जो करते हैं, तो फिर वो कर लिए तो उसके तुरंत बाद आपको जरूर रपटासन करना चाहिए, जिसमें कि हम अपने हाथ को ऐसे करके ऐसे करते हैं, मतलब सब बताएंगे। फिर उसके बाद आपको चक्रासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए। इन सभी आसनों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपने जो पहले आगे की ओर झुक कर किया था तो फिर पीछे की ओर झुक कर करना भी आवश्यक होता है। आगे देखिए, योगाभ्यास क्रमशः और क्रियात्मक रूप से करें तो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। योगाभ्यास एक क्रम से करना चाहिए, एक लाइन बाय लाइन करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जिसके बाद जो है वही मतलब कि जैसे लाइन से करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कभी कभी कुछ कर लिए, कभी दूसर कर लिए, कभी तीसर कर लिए, यानी उसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, वैसा आप आसन कर रहे हैं, वैसा आप अभ्यास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद कभी नहीं होगा, बल्कि हो सकता है आने वाला समय में आपको नुकसान पहुंचाए। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए, लिखा गया है योग क्रिया न ही किसी की देखा देखी करे और न ही किसी को दिखाने का प्रयास करे। मतलब कि जैसे योग क्रिया किसी की देखा देखी नहीं करना है कि वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका बॉडी जो है सो जिस आसन को वो व्यक्ति कर रहा है उस आसन के लिए आपका बॉडी न बना हो, उस आसन को करने के बाद आपको मतलब किसी तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो, यानी आप अपने शरीर की प्रकृति को, यानी आपके शरीर का प्रकृति कैसा है, प्रवृत्ति कैसा है, उसको जानकर समझकर तब ही, क्या बोल रहे हैं, अपने शरीर के प्रकृति को समझकर तभी कोई अभ्यास करे, देखा देखी ना करे, दिखावे के लिए ना करे। क्यों? क्योंकि योगा अभ्यास आपके इंटरनल को पूरी तरह से चेंज करके रख देता है, आपको ही चेंज करके रख देता है, तो दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखिए, लिखा गया योगा अभ्यास स्व अर्थ की क्रिया है, जैसा करेंगे वैसा लाभ मिलेगा। ये योगा अभ्यास दूसरे के लिए नहीं है, खुद के भलाई के लिए है। आप जिस तरह का करेंगे उस तरह का फायदा या नुकसान आपको खुद को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप करेंगे अपने बॉडी में और दूसरे को नुकसान होगा या फायदा होगा। जो भी होगा आपके शरीर को खुद भुगतना पड़ेगा, आपको खुद भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप सभी जब भी योग का अभ्यास करें तो अपने गुरु के देख रेख में, संरक्षण में करें। जो प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पे होता है, जहाँ पे ट्रेनिंग आपको योगा का मिलता है, तो प्रशिक्षक जो होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनकी देख रेख में ही करना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा गया, योगा अभ्यास की जो समय सीमा और गति तय है उसी अनुपात में करें। मतलब देखिए, योगा अभ्यास ये नहीं कि अभी से शुरू करें और एक बार शाम तक करते रह जाए। इसके लिए टाइम बनाया गया है, फिर मतलब सीमा बनाया गया, लिमिट में कीजिए। उस साथ ही साथ मतलब कि गति तय करता है, गति तय कहने का मतलब है जैसे इसमें बोला गया कि योगाभ्यास की जो समय सीमा और गति तय है उसी अनुपात में करें, अन्यथा हानि की भी संभावना है। मतलब आप आए और लगातार 1 घंटा में मतलब इतना तेजी गति से किए ना, इतना तेज गति से किए कि आए सूर्य नमस्कार किए, फिर उसके बाद चक्रासन किए, हलासन किए, शीर्षासन किए, मतलब सेकंड भी नहीं रुक रहे हैं और आप मतलब कि सब आसन करते चले जा रहे हैं और फिर आधा घंटा के बाद आप चले गए घर, मतलब आप अपने काम में व्यस्त हो गए। तो ऐसा भी कभी सही नहीं है, उचित नहीं है। आपको मतलब कि समय सीमा, साथ ही साथ किस प्रकार की गति किस आसन में होनी चाहिए, कैसा मोशन होना चाहिए, किसमें अपने बॉडी को ज़्यादा दुख नहीं देना है, किसमें अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब 2 आसनों के बीच में कितना देर का इंटरवल होना चाहिए,
ये इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कम से कम तो ज़रूर आप मतलब ना ज़्यादा तो 40 सेकंड का 45 सेकंड का तो गैप जरूर रखें एक आसन से दूसरे आसन को करते समय। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है यम नियम के पालन पर विशेष ध्यान। जब आप योग के दुनिया में उतर रहे हैं तो जब तक नहीं कीजिएगा यम और नियम, तब तक कहाँ से आपका योगाभ्यास सफल होगा? कभी सफल नहीं होगा, आपको कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यम नियम क्या होता है इसको मैंने पीछे के वीडियो में पूरे विस्तार से बताया, प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए। आगे देखिए, लिखा गया कौन सा योगासन आपको करना है और कौन सा नहीं, इसका निर्णय पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ही लें। मतलब पहले आप अपने बॉडी को पहचानिए कि हमारा बॉडी किस मतलब प्रकृति का है, किस नेचर का है। जब आपके बॉडी का नेचर पहचान में आ जाएगा, तब जब इस पूरे पुस्तक को हम बता देंगे आपके सामने, तब खुद ब खुद आप सेल्फ मतलब डिसीजन लेना शुरू कर दीजिएगा कि हमारे बॉडी को किस तरह का आसन करना उचित है और किस तरह का आसन करना उचित नहीं है, यानी अनुचित है। यानी कौन से आसन हमारे बॉडी के लिए लाभ पहुंचाएगा और कौन से आसन हमारे बॉडी के लिए लाभ नहीं पहुंचाएगा। इन सभी बातों को आप जान जाइएगा जब इस पुस्तक का संपूर्ण बात आपके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप तो जानते ही होंगे कि हमारा बॉडी मतलब आपका बॉडी किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। तो जब आप जानते ही होंगे तो सामान्य रूप से आपको मतलब कि जैसे कुछ आसन तो ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है। आप मतलब जैसे समझिए तो हलासन कर सकते हैं, फिर उसके बाद वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन सभी के लिए कॉमन है। पद्मासन में बैठ सकते हैं, फिर सुखासन की अवस्था में बैठ सकते हैं। क्या होता है पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, बालासन, इन सभी मतलब की जो आसन हैं, इन सभी आसनों को पूरे विस्तार से आगे के वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि इस पुस्तक में जो भी बातें लिखित है वो मैं लाइन बाय लाइन बतला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी बात का जैसे किसी प्रकार का बात इसमें छूटे नहीं, समझे। तो आगे देखिए, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी आसन को एकदम से नहीं करना चाहिए। पहले हल्के व्यायाम, सूक्ष्म आसन, स्थूल आसन या पवन मुक्त आसन से संबंधित आसनों को करें, ताकि शरीर का करापन समाप्त हो और शरीर नरम बने एवं मांसपेशियों में लचीलापन आए। फिर प्रारंभिक, मध्यम, उच्च अभ्यास, प्राणायाम एवं ध्यान का क्रम उपयुक्त रहता है। मतलब बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में कोई भी काम एकाएक कर लेते हैं क्या? आप अपने जीवन में आज उतरे तैरने के लिए, आज तैर जाइएगा क्या? उसमें समय लगता है, यानी कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। उसी तरह से जब आप आसन का अभ्यास करना शुरू करें, उससे पहले आप अपने बॉडी को उस लायक तैयार करें, उस लायक बनाएं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले हल्का फुल्का व्यायाम करना पड़ेगा। छोटा छोटा जो सूक्ष्म व्यायाम है, माइक्रो लेवल का जो एक्सरसाइज है, वो आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका शरीर जो है सो फ्लेक्सिबल होगा, यानी लचीला बनेगा और आपको नए अभ्यास के लिए तैयार करेगा। तो ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी योग शुरू करते समय, नए नए अभ्यास को शुरू करते समय एकाएक उस अभ्यास को न करें। पहले उस अभ्यास से संबंधित जितनी जो सूक्ष्म व्यायाम होती है, उन सभी सूक्ष्म व्यायाम को अवश्य कर लेना चाहिए। आगे लिखा गया है जिससे हमारे मांसपेशियों में लचीला आए। तो उसमें मतलब जो हम योगाभ्यास करेंगे, जो नए आसन करेंगे, उसमें क्या महसूस होगा? उसमें मतलब कि हमें शांति महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। आगे उसके बाद हमारा जो शरीर है प्राणायाम ध्यान के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है, जिससे हमको प्राणायाम ध्यान करेंगे तो फायदा पहुंचता है, लाभ मिलता है। आगे लिखा गया है किसी भी आसन को जबरदस्ती न करें। जोर जबरदस्ती के साथ किसी भी अपने शरीर को मतलब कि ऐसा पोज न बना दे किसी आसन को करने के लिए कि उससे नुकसान ही हो जाए। जबरदस्ती कभी नहीं करना है, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। शरीर आपका है, जब आप जबरदस्ती करेंगे तो नुकसान भी आप ही को होगा और अच्छे से करेंगे तो फायदा भी आप ही को होगा। तो इसका डिसीजन आप खुद पे ले सकते हैं कि किसी भी आसन को करते समय यदि समस्याएं हो रही है तो उन समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है, अचानक दूर नहीं किया जा सकता है। क्रमशः अभ्यास से आसन स्वतः सरल हो जाता है। आप अभ्यास कीजिएगा प्रतिदिन, तो आसन जो है, चाहे चक्रासन हो, हलासन हो, गरुड़ासन हो, मयूरासन हो, किसी प्रकार का आसन हो, वह धीरे धीरे आपको सरल लगने लगता है, आसान लगने लगता है। योग की किसी भी क्रिया के अंत में शवासन करने का ध्यान अवश्य रखें। शवासन करने से
अभ्यास क्रिया में आया हुआ किसी प्रकार का तनाव दूर होकर प्रसन्नता का एहसास होता है। जिस भी हम योग की अभ्यास को करें, आसन को करें, तो ज़्यादातर ध्यान रखना है कि जिस आसन को अगर आप किए और उसमें आपको थोड़ा सा मतलब कि जैसे आपको अजीबोगरीब फील हुआ, मतलब कि इससे पहले आपको एक तरह से दूसरे तरह का असंतुलन फील हुआ, यानी आपको एक तरह से बैलेंस फील नहीं हुआ, अनबैलेंस हो गया आपका माइंड, शरीर, ऐसा फील हो रहा है आपको, तो उस स्थिति में आप अवश्य रूप से शवासन करें। शवासन कहने का मतलब है 100 की तरह, जो 100 मतलब होता है मुर्दा लाश की तरह आप मतलब कि जैसे सो जाइए। उससे आपको मतलब कि शांति महसूस होती है, आपके शरीर में एक सुख मिलता है। तो अवश्य किसी आसन को कीजिए और उसमें आपको लगता है कि इस आसन को करने के बाद थोड़ा सा अंदर चिड़चिड़ापन जैसा फील हुआ। ऐसे तो योग में किसी भी आसन को करने के बाद ऐसा फील कभी नहीं होता है, लेकिन बाई चांस आपको हो, जी मिचलने जैसा हो, तो आप शवासन करें, वो आपको बेहतर फायदा पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा। आगे देखिए कैसे किया जाता है शवासन। इन सभी बातों को मैं आगे के आसन वाले वीडियो में अवश्य बताऊंगा। फिर आगे है, जैसे कोई आसन सामने की तरफ झुकने वाला है तो क्षणिक विश्राम के बाद पीछे की तरफ झुकने वाला आसन अपनी अवस्था एवं रोग को देखते हुए विवेक का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने से किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। अब समझिएगा, जब भी हम योगासन करते समय जब आगे की ओर झुक कर करने वाला आसन है उसको कर रहे हैं, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग जो आसन होता है उसको कर रहे हैं, तो ज़रूर बैकवर्ड बेंडिंग यानी पीछे की ओर मुड़कर भी आसन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को उचित लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। हमने क्या बोला कि जब अपने बॉडी को, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और इस तरह का किए, यानी आगे की ओर झुक कर किए आसन, तो ज़रूरी है कि आप जब मूल अवस्था में आइए, मूल अवस्था यानी मूल अवस्था कहने का मतलब जैसे आप पहले थे वैसे, तो इस अवस्था में कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद आप अपने बॉडी को जब आगे की ओर किए थे तो पीछे की ओर वाला भी आसन करना आवश्यक होता है। आप देख ले कि आपको पीछे में बहुत तरह के आसन है, कौन से आसन आपके शरीर के लिए फिट बैठता है, उस आसन को करें। इस प्रकार आपका जो शरीर है वह संतुलित होता है, शांत होता है और आपको उचित फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। आगे देखें, अब देखिए शुरू होता है यहाँ से आपका मेन जो मुद्दा है, जिसमें आप जानना चाहेंगे कि योगाभ्यास में क्या सावधानियां बरतनी है। यहाँ से शुरू होता है। देखिए लिखा गया श्वास प्रश्वास। श्वास मतलब लेना, इनहेल करना, और प्रश्वास मतलब छोड़ना, एक्सेल करना। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, किसी भी योग क्रिया को करते समय श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता बनाए। कि भाई यदि हम बात करें तो योग जो है वह पूर्णतः अपने श्वास क्रियाओं को मतलब कि जैसे बैलेंस करने, उसको सजग करने पर ही डिपेंड है, उसी पर निर्भर है। क्योंकि योग का कोई भी आप आसन करेंगे, चाहे कोई भी मतलब आसन करें या प्राणायाम करें या ध्यान करें, तो आपका मेन जो होता है फोकस वो श्वासों पे ही होता है। तो जब तक आप श्वास में आप मतलब कि जैसे श्वासों पर विजय नहीं पाएंगे, श्वास प्रश्वास के बारे में आप डिटेल वे में उसको ध्यान नहीं लगाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो योग का जो अभ्यास है वो आपका जल्दी सफल नहीं होगा, जल्दी लाभ नहीं पहुंचाएगा। तो वही बात बोला जा रहा है कि योग की किसी भी क्रिया को करते समय श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेने और छोड़ने की गति को, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसमें सजगता कहने का मतलब है कि आपको मतलब कि क्या बरतना है, एक मतलब कि जैसे अपने आप में ध्यान देना है कि वास्तव में मतलब कि जैसे कहीं आप ज़्यादा मात्रा में एकाएक तो श्वास नहीं ले रहे हैं, अचानक तो नहीं ले रहे हैं, फिर मतलब छोड़ रहे हैं तो अचानक तो नहीं छोड़ रहे हैं, यानी उन सभी बातों को देखकर आपको केयरफुल होना चाहिए। ये बात हम बोल रहे हैं। आगे देखिए, श्वास नासिका द्वार से ही भरे, मुख से नहीं। और कभी भी ज़्यादातर हमेशा अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि श्वास जो है वो हम अपने नासिका छिद्र से ही ले, मुंह से नहीं ले, ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से, यानी मुख से श्वास नहीं ले, नाक से यानी जो नासिका छिद्र है उससे श्वास ले। ये बात बहुत ही नितांत आवश्यक है योग की सावधानी में। आगे देखिए, प्रत्येक आसन का अपना एक श्वास प्रश्वास का क्रम होता है, उसका अवश्य ध्यान रखें। आप अलग अलग आसन करेंगे तो आपको उसमें जो श्वास प्रश्वास की जो गति है, जो उसकी सीमा है वो अलग अलग होती है। यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की जो सीमा है वो अलग अलग
अलग अलग आसन के लिए अलग है, कितना देर कौन से आसन में रोका जाता है, इन जब आसनों को करेंगे तब आप समझेंगे। आगे देखिए, आहार। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है योग मतलब योगाभ्यास करते समय उसकी सावधानी में, वो है आहार। आसनों के अभ्यास से पहले मूत्राशय एवं आते रिक्त होना चाहिए। यानी जब आप किसी आसन को शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपका जो शरीर है वह पूरी तरह से, आपका पेट साफ होना चाहिए, आपका मतलब कि दिमाग भी एक तरह से देखे तो साफ होना चाहिए। दिमाग साफ कहने का मतलब बाहरी जो तनाव वाली बातें हैं उनको निकाल दे और तब योगाभ्यास करें तो ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। मूत्राशय ये सब जो भी है, मतलब कि आप एक तरह से पूरी तरह से फ्रेश होकर जो भी पेशाब करके फिर उसके बाद बाथरूम लैट्रिन जाके जो आप जब स्वच्छ हो जाते हैं उसके बाद आप आसन लगाइए। उसके बाद आप जो भी योगाभ्यास करना है उसको कीजिए। आप जान रहे हैं कि इसी मंथ में, जून के ही महीने में 21 जून को 21 जून क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे जो कि भारत की एक अमूल्य परंपरा है, भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है, इसका पूरे विश्व स्तर पे जब क्या गौरव, मतलब कि जैसे पूरे दुनिया में हमारी जो संस्कृति का गौरव जब लहरता है, फैलता है, तो फिर भारत को फिर जो महसूस होता है, जो भारत का सीना है वो चौड़ा हो जाता है। जैसे जब आप कुछ करते हैं अपने जीवन में तो आपके पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, उसी तरह से भारत का भी सीना जो है सो चौड़ा हो जाता है। और भारत का कहने का मतलब भारत के लोगों का, भारत का नहीं समझिएगा, ठीक। आगे देखिए, फिर लिखा गया, यदि किसी को कब्ज की शिकायत हो तो वह पहले पुस्तक में दी हुई संघ प्रक्षालन की क्रिया किसी गुरु की देखरेख में करे या उनसे परामर्श ले, तत्पश्चात अन्य योगाभ्यास करे। यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या बनी रहती है तो योगाभ्यास करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने मतलब जैसे समझिए तो साल में अवश्य एक बार शंख प्रक्षालन की क्रिया या एक बार या 2 बार अवश्य करनी चाहिए। क्या होता है शंख प्रक्षालन क्रिया? ये इतना समझ लीजिए कि ये जो है आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी बॉडी से कचरे को निकालने की क्रिया है, पेट को साफ करने की क्रिया है। तो ये इतना समझ लीजिए। क्या होता है जब हम इसको शंख प्रक्षालन की क्रियाएं हैं उसमें जब बताऊंगा इसको तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। आगे देखिए, लिखा गया, शरीर को फुर्तीला, चुस्त, सुंदर और चीर युवा बनाने के लिए जितना महत्व हम योगासन को देते हैं उतना ही महत्व हमें आहार को भी देना चाहिए। भाई जितना जरूरी व्यायाम है उतना ही जरूरी आपका आहार है। आहार मतलब भोजन। जब आप सही भोजन नहीं लीजिएगा तो आपका सही शरीर नहीं होगा, कभी भी संतुलित बॉडी नहीं बनेगा, कभी भी आपका जो मन और मस्तिष्क है वह शांत नहीं रहेगा। यानी जितना जरूरी आपका योगासन है उतना ही जरूरी आपका सही सात्विक भोजन है। आगे देखिए, लिखा गया है, बहुत ज़्यादा खट्टा, तीखा, तामसी, बासी एवं देर से पचने वाला आहार नहीं लेना चाहिए। यानी आहार के बारे में यदि बात करें, भोजन के बारे में, तो वैसा भोजन जो ज़्यादा खट्टा हो, ज़्यादा तीखा हो, तीखा आप समझते हैं कड़वा की तरह, ज़्यादा तामसी हो, तामसी कहने का मतलब राक्षसी भोजन, मांस, मछली, अंडा, फिर उसके बाद बासी भोजन, फिर जो भोजन देर से पचता है, जो जल्दी शरीर में जाने के बाद पचता नहीं है, उन भोजन का अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि त्याग ही कर दे। आज इस बात को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हमारा भोजन सात्विक, शाकाहारी, शुद्ध, ताज़ा एवं बिना जटिलता लिए। जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च में हमारे बॉडी पे जो किया गया है इसके पाचन पे, वो भी आज एक्सेप्ट कर रही है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो यहाँ की आयुर्वेद की परंपरा है, वह 100% जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए है, चिरायु बनाने के लिए, यानी लंबे उम्र तक आपको जीवित रखने के लिए है, युवा बनाए रखने के लिए है, स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भोजन पे ध्यान अवश्य दें कि हमारा भोजन किस तरह का है। हमेशा आप अपना भोजन सात्विक रखें, यानी शाकाहारी रखें, अच्छा भोजन रखें, शुद्ध भोजन रखें, ताज़ा भोजन करें। फिर उसके बाद बिना जटिलता लिए है, मतलब बिना जटिलता लिए कहने का मतलब ऐसा भोजन न करें जो पचने में 10 से 15 घंटा लगा दे, 8 घंटा लगा दे,
मतलब ऐसा भोजन करें जो 2 घंटा 1 घंटा में अच्छे तरीके से पच सके, हल्का भोजन। और हाँ, ये भी बात ध्यान रखना चाहिए, एक बार में ये नहीं कि आप मतलब कि अच्छा अगर जो आपको स्वाद जीभ के लिए लगा तो आप पूरा थाली के थाली साफ कर दे रहे हैं, तो ये भी उचित नहीं है। उतना ही भोजन करें जिससे आपके शरीर में जाने के बाद अच्छे से वो मतलब कि वह पाचित हो सके, उसका पाचन हो सके, यानी अच्छा से पच जाए। आगे देखिए लिखा गया इसमें कि आसन से कुछ समय पहले 1 गिलास ठंडा एवं ताज़ा पानी पी सकते हैं। यह संधि स्थलों का मल निकालने में अत्यंत सहायक होता है। मतलब जब हम आसन शुरू करें तो उससे मतलब कि जैसे कुछ समय पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले 1 गिलास ठंडा पानी या ताज़ा पानी, बात सेम ही है। ठंडा पानी ये नहीं कि फ्रिज का पानी, ताज़ा और ठंडा होना चाहिए। 1 गिलास ठंडा पानी या ताज़ा पानी अवश्य पी ले। वो क्या करता है, तो जो हमारे शरीर में जो ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, जो मतलब कि कोहनी का है, एल्बो का है, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ना नी घुटने का है। तो ये जो ज्वाइंट होता है, कमर का है ज्वाइंट, हमारे शरीर में बहुत जगह ज्वाइंट है। तो उन सभी ज्वाइंट में जो भी कचरे रहते हैं, उन सभी कचरे को जब योगासन से पहले हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं और उसके बाद योगासन करते हैं 15 मिनट 10 मिनट के बाद, तो उन सभी को साफ करता है और मलद्वार के रास्ते ले जाता है, या शरीर में मतलब कि जैसे तरह तरह जहाँ से उसका एक्सक्रिएशन यानी बाहर निकलता है, उत्सर्जन होता है, उन जगहों पे जाकर रख देता है और हमारा शरीर उन उत्सर्जी पदार्थ को, उन कचरे को, वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और शांत हो जाता है। आगे देखिए, शांति फील होती है। साधक को शराब, गांजा, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप डेली योगासन करो, अब भोगासन मतलब योगासन डेली कर रहे हो और साथ ही साथ भोगासन भी कर रहे हो। आप डेली शराब पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, जो बीड़ी है, सिगरेट है, वो कभी अरे एक दिन में मतलब कि दो को तो मेरा शौक ही नहीं है। आप कहोगे कि एक दिन में कम से कम 20 को सिगरेट नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या। तो इस तरह के जो नशीले लोग होते हैं, जो शराबी लोग होते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं, उनको कभी फ़ायदा नहीं पहुंचता, बल्कि फ़ायदा के बजाय उनको नुकसान ही पहुंच जाता है। तो इन सभी बातों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी भी नशा न करें अपने जीवन में। और आजकल देखिए पूरी दुनिया नशा मुक्त अभियान चला रहा है, लेकिन आजकल आपके घर के आजू बाजू में जो नशा मुक्त अभियान चला रहा है, उसके घर के बगल में ही देखिएगा तो शराब के कारखाने हैं, बीड़ी सिगरेट छुट्टा मिल रहा है, खुले मिल रहा है। मतलब भाई क्या आजकल का दुनिया हो गया, हमें समझ में नहीं आता है। और ये जो मतलब कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, सरकार आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही है। तो एक तो आप पेड़ को काट रहे हो, तो एक तो मतलब कि श्वसन संबंधी बीमारी है, गर्मी वैसे ही है, साथ ही साथ आप और उसमें नशा कर रहे हो और आपके शरीर के अंदर गर्मी मतलब जनरेट कर रही है, तो आपका शरीर कहाँ से स्वस्थ रहेगा, आप गर्मी से ही मर जाओगे। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो योगी होते हैं वो जरूर इस बातों का ध्यान रखते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, उन्नत बनाते हैं। आगे देखिए लिखा गया, यदि किसी रोग से पीड़ित हो तो आसन एवं आहार की जानकारी किसी विशेषज्ञ से ले। आपको यदि किसी प्रकार का रोग है तो आसन, कौन सा आसन करना चाहिए, आपको एक विशेष मतलब कि जो जानने वाला है योग के बारे में, उनसे संपर्क करना चाहिए आप जहाँ पे हों। ऐसे तो मैं एक एक बात आपको आगे के वीडियो में बताते चलूँगा कि किन रोगों में कौन सा आसन फायदा पहुंचाता है और किन रोगों में कौन सा आसन आप करेंगे तो आपके शरीर को फायदा के बजाय नुकसान पहुंचा देगा। सभी बातों का जिक्र अगले अगले मतलब वीडियो में करेंगे भाई। तो एक ही वीडियो में थोड़े पॉसिबल है पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को आपके सामने लाकर रख देना, कभी नेवर पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। तो जो रोगी हैं, जो किसी रोग से पीड़ित है, उनको कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा आसन करना चाहिए, इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखिए, भोजन करने के आधे घंटे पहले एवं भोजन करने के कम से कम 4 घंटे बाद ही योगाभ्यास की क्रिया करें। मतलब कभी भी योग आप दिन भर में कभी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि योग का अभ्यास खाना खाने से ना, जैसे आप खाना खाएंगे तो खाना खाने से मतलब कि जैसे खाना खा लिए तो 4 घंटा बाद करें, यानी खाना पूरी तरह से पच जाए तब उसके 4 घंटे बाद कीजिए। या आपको आधा घंटा बाद खाना खाना है ना, तो आधा घंटा पहले आप योग कर लीजिए,
ये नहीं कि योग कर लिया 5 मिनट के बाद जाके खाना खा लिया, तो नहीं। यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले योग करना चाहिए और खाना खा लेने के बाद 4 घंटा बाद योग करना चाहिए। ये नहीं कि खाना खा ले और मतलब गए 10 मिनट के बाद योग करें। लेकिन हाँ, एक आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा, वो है वज्रासन। वज्रासन में जब आप खाना खाकर बैठ जाते हैं तो वह आपके पाचन शक्ति को और बढ़ा देता है, आपको और इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल शांति, पीस फील करवाता है। कैसे किया जाता है वज्रासन, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार वीडियो में। हम आपको अगले आने वाले जो वीडियो है, जब योगासन का वीडियो प्रदान करेंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे वज्रासन किया जाता है और क्या क्या इसके फायदे हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि यदि ज़्यादा कब्ज नहीं है तो योगाभ्यास से यह रोग, सामान्य पाचन विकार दूर हो जाता है। वैसे भी शंख प्रक्षालन वर्ष में कम से कम 1 बार या 2 बार अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आपके शरीर में ज़्यादा कब्ज नहीं बनाता है तो समझिए कि आप जो आसन करेंगे तो उससे धीरे धीरे आपका जो कब्ज वाली समस्या वो पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप अपने मतलब कि जैसे लाइफ में हर साल में, मतलब प्रत्येक साल में यदि 1 बार या 2 बार शंख प्रक्षालन की क्रिया कर लेते हैं, कैसे किया जाता है इसको आगे बताएंगे, पहले नाम सुन लीजिए, तो आपके जीवन में कभी भी कब्ज की समस्या नहीं बनाएगी। आपका पेट और खेत दोनों सही रहेगा, संतुलित रहेगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि तामसिक भोजन जैसे अंडा, मछली, मांस आदि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मतलब समझिएगा, जो तामसिक भोजन है, तामसिक कहने का मतलब क्या है, जो मतलब राक्षस प्रवृत्ति का भोजन है, मांस मछली सब एक ही में लपेट के खा रहे हैं, तो वो वाला जो है सो आदत का, वो वाला जो आपका रवैया है उसको त्याग दीजिए और सही सात्विक भोजन कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। आगे देखिए, स्नान के बारे में। अब स्नान के बारे में है तो योगाभ्यास में स्नान के बारे में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। क्या कि आसन से पूर्व व आसन के कुछ समय बाद स्वच्छ एवं शीतल जल से स्नान करें। भाई, आसन करने से पहले और आसन करने के बाद साफ पानी से, शीतल जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। इसको करने के बाद आपका शरीर पूरी तरह से, मतलब एक तरह से ऊर्जावान महसूस करता है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी वाला फील करता है। तो भाई ये देखिए, लेकिन आजकल हम लोग, आप लोग जो भी है, योग करते समय यानी फ्रेश हो जाते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, तब योगासन लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं। तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्नान योग अभ्यास करने के बाद अवश्य करना चाहिए। जब तक आप योग अभ्यास करने के बाद स्नान नहीं कीजिएगा, आप समझिए कि आप योगा अभ्यास का उचित फायदा नहीं उठाने वाले, बल्कि उसका आने वाला समय में आपको उसके बैड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे आपके बॉडी में। तो योग अभ्यास के बाद अवश्य स्नान करें, क्योंकि योगा अभ्यास करने पर हमारे शरीर में पसीना बहुत निकलता है। तो उन पसीना को साफ करने के लिए स्वच्छ एवं शीतल जल से स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। और इससे हमारा शरीर जो है सो शांति भी फील करता है और साथ ही साथ अच्छा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील करता है। आगे देखिए, वस्त्र, किस प्रकार के वस्त्र का चयन करना चाहिए योग करते समय, इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान में मतलब कि बनाए रखना चाहिए। तो देखिए लिखा गया है, आसन करते समय चुस्त कपड़े न पहने, यानी हमेशा ढीला कपड़ा पहनना। और इस तरह से भी देखिए, जो हम अभी कपड़ा पहने हुए ढीला है, लेकिन इस तरह के कपड़ों का ज़्यादातर प्रयोग न करें। ये हम जो पहने हुए सूती है, ये वस्त्र जो है सो सूती वस्त्र है, ढीला है, लेकिन ऐसे फूल वस्त्रों का प्रयोग न करें तो ही फायदेमंद है। सबसे बेस्ट तो धोती होता है, पुरुष के लिए धोती लंगोट दोनों होता है। ऊपर की ओर मतलब कि बांध ले और अपने शरीर को कभी भी कष्ट न दे और ढीला ढककर कपड़ा पहने, और उसके बाद हवा भी लगेगा शरीर में, और आप जब योगासन करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी, यानी करने में आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा। तो देखिए आगे लिखा गया है कि ढीले, आरामदायक, सूती एवं सुविधाजनक वस्त्रों का ही प्रयोग करें। उस वस्त्र का प्रयोग करें जो आपको योगासन करते समय सुविधा फील करवा रहा हो, यानी आपको किसी प्रकार का उस कपड़ा के वजह से ये नहीं फील हो रहा हो कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है करने में, ऐसा नहीं फील होना चाहिए, ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए।
आसन के लिए कंबल या दरी का प्रयोग करें। जैसे देखिए हम मैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मैट का हम प्रयोग करते हैं, चाहे तो आप आसन का या दरी का प्रयोग करें। कभी भी खाली जगह पे आसन का अभ्यास न करें, क्योंकि जो एनर्जी आपके शरीर में आसन के अभ्यास से मिलती है वो यदि आप दरी या मतलब कि जैसे नीचे बैठ के, दरी पे नहीं करेंगे, नीचे बैठ के करेंगे धरती पे, तो उसका एनर्जी आपके बॉडी से होते हुए पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं महसूस होगा। आगे देखिए, कंबल आदि का प्रयोग करने से अभ्यास के समय निर्मित विद्युत प्रवाह नष्ट नहीं होता है, यानी अभ्यास के समय जो आपका एनर्जी निर्मित होता है, एनर्जी बनता है, वो नष्ट नहीं होता है। पुरुष साधकों को कच्छा या लंगोट अवश्य पहनना चाहिए, और जो पुरुष हैं उनको कच्छा या लंगोट अवश्य पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो यहाँ की जो भी गुप्त अंग है, देखिए लंगोट धारण करने से सबसे बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि जो हमारा एक तरह से जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका सही से रक्षा होता है, और साथ ही साथ जो आजकल मतलब ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ये बोल मतलब देखिएगा, जब आजकल के जो कच्छे होते हैं वह ढीले ढक्कर होते हैं, मतलब टाइट भी होते हैं लेकिन ढीले ढक्कर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मतलब कि बॉडी है वह कभी कभी इंटरनली ऑटोमेटिक जो नेचुरली है वह शरीर से मतलब अचानक स्वप्न दोष हो जाता है। तो भाई ये सब क्रियाएं नहीं होंगी कब, जब हम लंगोट धारण करेंगे तब। तो ये जरूरी है लंगोट धारण करना। इसी कारण जो हमारे ऋषि महर्षि थे लंगोट को इतना ज़्यादा प्रमोट किए थे, जहाँ यहाँ तक कि हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में लंगोट की पूजा तक होती है। रियल में बोल रहा हूँ, लंगोट की पूजा होती है, समझ जाइए। यानी हमारे संस्कृति में अलग अलग पार्ट की रक्षा के लिए भी विशेष प्रकार का ध्यान रखा गया था। ऐसा भारतीय संस्कृति जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है, आज भी कहीं अन्यत्र देखने को आपको नहीं मिलेगा। भाई इस बात पे आपको गर्व करना चाहिए, फक्र महसूस होना चाहिए कि हमारी संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति है, ऐसे ही बेढंगे की तरह नहीं है। और जो आपको वैज्ञानिकता न लगे वो समझिए तो मुस्लिम का दिया हुआ है। ये बात माइंड में फोकस मतलब अभी ही कर लीजिए कि जो बेढंगा की तरह है वह हमारे संस्कृति में तब आया जब मुसलमान हमारे देश में, अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आ गए, तब आया। वरना हमारा जो पौराणिक संस्कृति है वो फुल्ली 100% कैसी संस्कृति है, तो वो जो है वैज्ञानिक संस्कृति है, साइंटिफिक कल्चर है। आगे देखिए, समय योगासन। अब समय के बारे में जानना है। योगासन का अभ्यास प्रातः सूर्योदय के समय अच्छा माना जाता है। यानी जो भी योग हम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम, ध्यान, तो सबसे अच्छा समय इसका जो है वह सुबह का समय है, सूर्योदय के समय से पहले से लेकर सूर्योदय के समय तक। क्योंकि वो जब उससे जो सूर्य से एनर्जी निकलती है, जब आप योगासन करेंगे तो वो एनर्जी आपके शरीर में जाती है, पूरा लगता है आपके शरीर को, और आपको फिर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ ही साथ आगे लिखा गया, प्रातः का सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमें नई ताकत देती है, क्योंकि वह ऊर्जा जीवन को संचार प्रदान करने वाली होती है। बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सूर्य से एनर्जी निकलती है वह एनर्जी मतलब कि हमारे शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बना देती है, और हम अच्छा फील करते हैं, अच्छा ऊर्जावान महसूस करते हैं। लिखा गया, प्रातःकाल योग करने का कारण संभवतः व्यक्ति का तनाव मुक्त रहना भी है। और साथ ही साथ सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो मन और मस्तिष्क है, वह टेंशन फ्री रहता है, यानी शांत रहता है। शरीर को हम जब कुछ एक्टिविटी में लगाते हैं, सही सकारात्मक एक्टिविटी में, तो उससे जो रिजल्ट भी मिलता है हमें पॉजिटिव ही मिलता है, निगेटिव नहीं मिलता है, हमेशा सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, लिखा गया, प्रत्येक आसन की समय सीमा अपने शरीर की परिस्थिति को भी देख कर करें। किस आसन को कितना देर करना है ये आपके बॉडी के एक तरह से एबिलिटी पे, बॉडी के कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप किस आसन को कितने देर तक कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आसन का अभ्यास न करें, ज़्यादा देर तक किसी भी आसन का आपको अभ्यास नहीं करने का मन कर रहा है तो नहीं करें, तो ही फायदा होगा। आगे देखिए, प्रातःकाल व्यक्ति के पास समय अभाव भी नहीं रहता, और सुबह सुबह किसी भी इंसान को समय की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उठकर सबसे पहले वो अपने शरीर को मतलब कि फ्रेश करता है, बॉडी को फ्रेश करता है, फिर उसके बाद मुंह धोता है, स्नान करता है, यानी बहुत उसके पास टाइम रहते हैं। तो उस टाइम में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट भी उसको निकल जाए तो वो अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकता है, अपने शरीर को उन्नत बना सकता है, अच्छा बना सकता है, अपने बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी बना सकता है।
प्रातःकाल योग करने से व्यक्ति दिन भर तरोताजा और स्फूर्ति महसूस करता है, अतः वह दिन भर प्रसन्नचित्त हो प्रत्येक कार्य करता है। सुबह सुबह जब हम योग अभ्यास करते हैं तो दिन भर का जो समय होता है वो सही से कटता है, हमारा जो माइंड है वो फ्रेशनेस फील करता है, यानी तरोताज़ा बना रहता है और हमेशा एक्टिव रहता है, यानी फुर्ती रहती है, स्फूर्ति रहती है और दिन भर का काम अच्छे से हो जाता है, शांति फील होती है। आगे देखिए, किसी कारणवश धूप से आने के बाद योगाभ्यास करना हो तो कुछ देर विश्राम करें। जब आप धूप से मतलब अचानक आ रहे हो और गए और योगाभ्यास का शुरू कर दिया तो ये सर्वदा गलत है। धूप से आने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे रुकने के बाद ही योग का अभ्यास करना चाहिए। आगे देखिए, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर अभ्यास अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आप मतलब कि निश्चित टाइम पे प्रतिदिन एक रूटीन बना लीजिए कि हमको सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे या 6 बजे तक 2 घंटा या 1 घंटा करना है और निश्चित स्थान, ये नहीं कि आज यहाँ पे कर लिए और कल जाकर मतलब कि दिल्ली जाके कर रहे हैं, परसों मतलब कोलकाता कर रहे हैं, तो इससे आपको शांति फील नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन फील होता है। जब आप स्वच्छ वातावरण में अच्छे शांत जगह पे जहाँ पे हवाएं साफ साफ स्वच्छ बह रही हो उन जगहों पे करते हैं तो आपको जो है उचित लाभ मिलता है। और एक ही जगह पे करने से उस जगह के जब आप आदी हो जाते हैं तो वो जगह आपको शांति प्रदान करने लगता है। आप समय जिस समय पर प्रतिदिन करते हो समय के आदी हो जाते हैं तो समय आपको लाभ पहुंचाने लगता है। किसी भी तरह का आपको टेंशन तनाव फील नहीं होता है क्योंकि आपका जो टाइम है रूटीन है वो सेट हो गया है। अब देखिए, किस स्थान पे करें, ये भी बात बहुत ज़रूरी होता है कि किस स्थान पे योग का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, शांत होना चाहिए, मन को खुश करने वाला प्रसन्न करने वाला जगह होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जगह प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। ऐसा वातावरण में आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर योग का स्थान समतल होना चाहिए, यानी जब जिस जगह पे आप योग का अभ्यास कर रहे हो तो जगह समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। आगे देखिए, लिखा गया है, यदि बंद कमरे में योगाभ्यास कर रहे हैं तो खिड़की एवं दरवाजे खोल दें। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि यदि आप बंद जहाँ पे मतलब हवाएं नहीं आ रही हैं तो उन जगहों पे कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे न करें, हवादार जगहों पे करें। कमरे में कर रहे हैं, यदि बंद कमरे में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अभ्यास न करें। उसमें दरवाज़ा लगा हो तो उसको, खिड़की लगा हो तो उसको खोल दें, हवा आनी जरूरी है। अब देखिए, फिर अगला है दिशा। क्या है मेरे दोस्त? दिशा, यानी किस दिशा में आपको योग का अभ्यास या आसन प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि आपको उचित फायदा हो, पॉजिटिव फील हो। तो देखिए, लिखा गया, लेट कर किए जाने वाले आसनों में पैरों की दिशा उत्तर या पूर्व में हो तो अति उत्तम माना जाता है। देखिए, जो आसन आप लेट कर रहे हैं, जैसे शवासन, क्या शवासन, तो शवासन करते समय चूंकि लेट के करेंगे, फिर मतलब पश्चिमोत्तानासन। देखिए, जैसे पश्चिमोत्तानासन कीजिए तो देखिए लेट के किए तो ये लेटना ना हुआ पश्चिमोत्तानासन। तो देखिए, पैर की जो दिशा है वह हमेशा पूरब की दिशा में हो या उत्तर की दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये बात बोल रहा है। फिर मतलब खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में मुख पूर्व की तरफ हो तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं खड़े होकर या वृक्षासन करते हैं या ताड़ासन करते हैं तो उस समय जो हमारा मुंह का दिशा है, जो मुख का दिशा है, वह हमेशा प्रयास करना चाहिए हमेशा कि पूर्व दिशा में हो, इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। प्रार्थना आदि करते समय उत्तर पूर्व दिशा का चयन करें तो अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जब हम प्रार्थना करें तो उत्तर पूर्व दिशा, कहने का मतलब है कि हमारा दिशा जो होना चाहिए ऐसे, ये हमारी तरफ ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, मतलब मेरे मुख के तरफ, मुंह के सामने पूर्व है, पीछे पश्चिम है। तो जब प्रार्थना करें तो हमें इस दिशा में करना चाहिए, उत्तर और पूर्व ऐसे करना चाहिए, ऐसे, समझ में है ना, उत्तर पूर्व दोनों के बीचों बीच, तो ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर मतलब कि महामृत्युंजय जो मंत्र होता है उसका जाप करें तो विशेष रूप से उत्तर पूर्व की दिशा में अपना मुख करके, चेहरा करके जब आप उस मंत्र का, उस प्रार्थना का जाप कीजिएगा, उस प्रार्थना को कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ होगा, उचित लाभ होगा। आगे देखिए, लिखा गया है, दिशा का महत्व इसलिए भी है कि इससे हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है एवं आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ कई लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। दिशा का ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस दिशा में हम
देखिए दिशा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए क्या मुर्दे को उत्तर की दिशा में उसके सर को किया जाता है। कारण है, क्यों कारण है? क्योंकि देखिए आप जीवित होते हुए यदि उत्तर की दिशा में सोइएगा तो हो सकता है आपके शरीर पे जो सर वाला एरिया है वहाँ पे मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जो है सो मतलब कि एक तरह से जैसे इतना ज़्यादा मतलब कि आपका जो इसमें, क्योंकि सर में आपकी बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं। जब आप उत्तर की दिशा में सोते हैं तो चूंकि पृथ्वी हमारा एक मैग्नेट की भांति काम करता है, तो मालूम है वह आपके मतलब नस को प्रेशराइज करता है, यानी दबाता है, चूंकि धक्का देता है। चूंकि आपका सर भारी है तो आपका सर भारी है तो उठेगा नहीं, तो नस जो पतली पतली होती है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि कभी आपका ब्रेन हैमरेज भी हो जाए, यानी ब्रेन हैमरेज होगा, मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व है सोने में, कोई काम करने में। देखिएगा पूजा करते समय हम लोग दिशा पे विशेष ध्यान देते हैं, तो इन बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए लिखा गया है मेरे दोस्त कि दिशा से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, चेतना जागृत होती है। तो इतना समझने के बाद अभी मेरे दोस्त इसका एक पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि दृष्टि से रिलेटेड क्या सावधानी बरतनी है, अवस्था आयु, कौन से अवस्था वाले लोगों को कौन से व्यायाम आसन करने चाहिए इसके बारे में, रोगी के लिए किस प्रकार का व्यायाम या आसन करना चाहिए, ध्यान में क्या क्या सावधानी बरतनी है, फिर मतलब योग अभ्यास के दौरान विशेष बातों, किन बातों का ध्यान रखना है, ये अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार।